आज का मुद्दा जनता को जो भाया वही आया। अंता उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए। उन्होंने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया है। निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। इस उपचुनाव को राज्य की बीजेपी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा था। बीजेपी ने नेताओं की फौज चुनाव प्रचार में उतारी, लेकिन रणनीति धरातल पर काम नहीं आई। और दूसरी तरफ पिछली गलतियों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने इस चुनाव में बेहद ही सूझबूझ से रणनीति बनाई थी। कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से एक्टिव रहा। बूथ स्तर पर टीमों का गठन किया गया। घर घर पहुंचकर मतदान की अपील की गई। मतदाताओं को लेकर के मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए बेहतर रणनीति ने तस्वीर बदली है, इस तरह से जानकारों का मानना है। तो वहीं नरेश मीणा ने भी मैदान पर जमकर पसीना बहाया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे। आज चर्चा इसी पर कि आखिरकार अंता को प्रमोद जैन भाया कैसे भाए। पहले रिपोर्ट देखिए। अंता को भागे प्रमोद जैन भाया आ गए। प्रमोद जैन भाया का जादू 15,594 वोटों से जीते। जीत के बाद बोले भाया, बीजेपी की सरकार में अंता का विकास थमा। कि जनता पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आई, इन्होंने जो झूठे वादे किए, गुमराह किया, मुझे पूरा भरोसा था इस बार जनता मुझे आशीर्वाद देगी। कांग्रेस बोली, सरकार के 2 साल के कामकाज को जनता ने नकारा। और इस पर्ची सरकार का पूरी तरीके से फेलियर, ये सब मिलाकर के यहाँ अंता चुनाव हम लगभग 16,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीती है। कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। बीजेपी ने कहा, जनादेश स्वीकार। अभी ये बातें ऐसी करना ठीक नहीं है, जनमत को स्वीकार करना। जनता को जा भाया वही आया। तो आखिरकार भाया की जीत ने सबको चौंका दिया, या फिर कांग्रेस के खेमे में पहले से पता था, भाया को पता था कि वे जीतेंगे, लेकिन तमाम आंकलनों का क्या हुआ, आखिर इसके पीछे की गणित क्या है, इस पर चर्चाएं हर कोई कर रहा है। आज इसी को लेकर के हम भी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंता में क्या हुआ और कैसे भाया को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पौद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले कलवानिया जी, आपको जीत की बधाई। ये सब कैसे हुआ? क्या जीत के 3 फैक्टर कांग्रेस पार्टी मान के चल रही है, कैसे भाया जीते? हेमंत जी, आपके साथ साथ आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। आपके न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पूरी राजस्थान की जनता को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अंता की जनता का आभार प्रकट करते हैं, जो इन विकट परिस्थितियों में एक ऐसे लोकप्रिय उम्मीदवार को जिताया जो जनता की सेवा करते हैं और उनके कोई जाति विशेष के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने अपनी लोकप्रियता, अपने जो विकास जो इन्होंने पिछले कार्यकाल में जब भी इनको मौका मिला तब करवाए, उसके आधार पर इन्होंने किया। पहला देखिए कि जो राजस्थान में आप देखेंगे 2 साल का अभी समय इनका पूरा होने वाला है, और 2 साल के बाद में भी अभी जो राजस्थान में जो इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे, चाहे युवाओं से हो, चाहे बेरोजगारी के हों, चाहे रोजगार देने के हों, चाहे महिलाओं के जो किसानों से जुड़े हुए मामले हों, उनमें पूरी तरह से विफल रही है। तो ये पर्ची की सरकार थी और निश्चित रूप से जो अपने वादों से जो पलट गई थी ये, उसको इन्होंने आईना दिखाया है। पिछले 2 साल में आप देखें कि विधानसभा चुनाव में अंता की जनता ने वहाँ पर एक अपना विधायक चुना था, मगर विधायक ऐसा चुना जिसको कि कोर्ट ने अयोग्य ठहराया और उसकी कुर्सी गंवानी पड़ी। तो इससे अपने आप को अंता की जनता ठगा महसूस कर रही थी। जिस उम्मीद के साथ विधायक चुना था, उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। दूसरा, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश का, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व नेता मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हैं, सचिन पायलट जी हैं, इनके पूरी टीम ने मिलकर जो काम किया है, वहाँ पर एक बूथ लेवल से जो काम किया, वहाँ पर एक एक वोट को वहाँ पर देखा है, उसकी समस्याओं को जाना है और
वहाँ जो आज भी वर्तमान में जो उनकी जो समस्याएं जो अधूरी रह गई थी, जो जैन साहब वहाँ पर विधायक थे, तो उनको भरोसे में लेकर हमने ये जीत सुनिश्चित की है। तो आने वाले समय में आप देखना, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव 2028 में आएंगे तो ये पूरी तरह से विफल होगी और भारतीय कांग्रेस वहाँ पर बहुत ही बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो जनता के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है, चाहे आप पंचायत चुनाव को देख लें, संवैधानिक प्रावधानों की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहरों की सरकारों के चुनाव नहीं करा पा रहे, गाँव के ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करा पा रहे, और अब जनता उस चीज़ को सब समझ चुकी थी और उन्होंने 2 साल में अंत में कोई एक पैसा का काम नहीं करवाया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये पूरी पर्ची भी बदलेगी है। जो हमारे नेता जो प्रदेशाध्यक्ष जी कहते हैं पर्ची की सरकार है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में दिल्ली से पर्ची बदलेगी और इनको मुख्यमंत्री जी भी इनका कुर्सी से जाना पड़ेगा। शैलेंद्र गुर्जर साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये एक प्री टेस्ट था 2028 का, जिसमें कांग्रेस पास हुई और अब हम 2028 में सरकार बनाएंगे, ये रास्ता साफ हो गया। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत अच्छी बात है। अगर इनको लगता है कि 2028 में ये सरकार बनाएंगे तो इनको साधुवाद, लेकिन ठीक है, अंता और मांगरोल की जनता ने जो मैंडेट दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, उसको हम स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं मैंडेट का। निश्चित तौर पर कहीं कोई कमियां रह गई होंगी, उसका हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे आने वाले समय में कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है, जनता से किस कहाँ कमी रह गई संवाद में, किन कार्यक्रमों में कमी रह गई, कहाँ योजनाओं में कमी रह गई, उसकी भी निश्चित तौर पर हम समीक्षा करेंगे। और आप देखिए, पिछले 23 महीनों में 8 उपचुनाव हुए हैं राजस्थान में, और जिनमें से 5 में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, 2 में कांग्रेस पार्टी जीती है। तो निश्चित रूप से अगर ये खुश होना चाहें तो हों, क्योंकि विधानसभा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे चुनाव जीत हो या हार हो। हम हर चुनाव के बाद उसकी समीक्षा करते हैं कि वहाँ क्या अच्छाइयाँ रहीं, क्या कमियाँ रहीं, या उसमें हमको और क्या सुधार करने चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो माननीय भजनलाल सरकार ने वादे किए हैं, जो वहां पे कमियां थी उनको भी शुरू करा दिया गया है। उसमें ठीक है, जनता का भरोसा अभी नहीं जीत पाए, जबकि वहां जो मंगरौल बारा का सड़क थी, वो सड़क अब तक नहीं बन पा रही थी, टूटी फूटी भी थी। उस पर भी आपने देखा काम शुरू हो गया, 176 करोड़ रुपए आवंटन हो गए, और जो मिसिंग लिंक्स रोड्स थी उस पर भी काम शुरू हो रखा है। और 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, प्रमोद जैन भाया 5 साल पहले वहां से मंत्री थे, विधायक हैं, मंत्री रहे, तो उन्होंने क्या विकास का कार्य किया ये भी जनता जान रही है। और आप देखिए किस तरह से जो कमांड क्षेत्र, चंबल कमांड क्षेत्र है, उससे भी पक्की नहरों का निर्माण किया जा रहा है, और वहां पे जो भी लोक कल्याणकारी काम करने हैं वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। निश्चित तौर पर जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब मैं आज इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इनके जो सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं, जो बार बार चिल्ला रहे हैं वोट चोरी कर ली, तो क्या कांग्रेस पार्टी अंता विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करके जीती है क्या? कलवानिया जी, या वहां कोई फर्जीवाड़ा मिला, या वहां कोई ईवीएम खराब हो गई, या वहां क्या कोई हाईजैक कर लिया गया? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं जो इनके सबसे बड़े। शैलेंद्र जी, प्रमोद जैन भाया ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग को, यहाँ के जितने ऑफिसर्स लगे हुए थे उन सबका धन्यवाद करता हूं कि निष्पक्षता के साथ चुनाव हुआ। फिर भी कलवानिया जी जवाब दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर हेमंत जी हाँ, देखिए, जो चुनाव हुआ है पूरी तरह से निष्पक्ष, पूरी तरह से निष्पक्ष हुआ है। और आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी उस पे जनता ने नकारा है, अंता की जनता ने, और प्रमोद भाई जैन को बड़े मार्जिन से 15,500 वोटों से जिता है। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति कर रहे थे कि भाई इनसे पूछ लीजिए, क्या बिहार चुनाव आज हुए हैं वो क्या पारदर्शिता से नहीं कराए गए? आज इनको जो इनके सबसे बड़े नेता 6 महीने से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, सरकार चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, क्या बिहार में पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुए क्या? जी, जो उपचुनाव होता है तो उसमें सरकार की कार्य प्रणाली और उसके विकास के मुद्दों और उसकी चाल चलन के आधार पे उपचुनाव होते हैं, उसी पे जनता 8 में से आज आप देखें 2 ही जीते हो, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 6 उपचुनाव हार चुके हो राजस्थान में।
आप बताइए क्या बिहार बिहार में जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, जो आशीर्वाद दिया है एनडीए सरकार को, जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, महागठबंधन क्लीन स्वीप हो गई है, क्या वहां पर जो आरोप आप लगा रहे हो वही अंता पे आरोप लगा रहे हो क्या? आप पहली आज देखिए कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र पूरी बिहार की जनता के सामने आ चुका है, राजस्थान की जनता के सामने आ चुका है, भारत की जनता में आ चुका है। हुई थी उस सजा को भी माफ करने के लिए फाइल चला चुके थे, मगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन्होंने जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे रहे। इनको जवाब संदीप जी से जवाब ले लीजिए। कर्नाटका में वोट चोरी कर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, तेलंगाना में वोट चोरी कर कांग्रेस ने सरकार बनाई, वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने वोट चोरी कर सरकार बनाई, झारखंड में चोरी करके सरकार बनाई, हिमाचल में चोरी करके सरकार बनाई, जम्मू कश्मीर में चोरी करके सरकार बनाई। पूछ लीजिए, ये दोहरा चरित्र जो है ये पूरा एक्सपोज हो गया है। इनके सबसे बड़े नेता राहुल बाबा का जो झूठा प्रचार था, वोट चोरी का, सरकार चोरी का, चुनाव आयोग को उम्मीदवार नहीं उतार पा रहे थे, ये लगातार ये संवैधानिक प्रावधानों की बदनाम करने का, लोकतंत्र को बदनाम करने का वो एक्सपोज हो गए। पूछ लीजिए, 15 अप्रैल से पहले इनको चुनाव कराने पड़ेंगे, आपको 31 दिसंबर से पहले आपको काम कराना पड़ेगा। कर्नाटका में वोट चोरी करके सरकार बनाई है, तरीके से पूरी तरह से विफल हो गई है भारतीय जनता पार्टी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, धर्म और जाति की राजनीति करती है। आप देखें प्रमोद भाई जैन जिस जाति से आते हैं वो निर्णायक वोट नहीं है, मगर इन्होंने जाति के आधार पर वहां पर एक माली प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया, मगर वो भी वोट नहीं ले पाए। आप देखें जो इनकी बी टीम थी वहां पर नरेश मीणा जी के रूप में, तो उन्होंने और इनके चुनाव में मात्र 2000 वोटों का फर्क रहा है। आप देखें लगातार भारतीय जनता पार्टी की भी निश्चित रूप से वहां पर दो ही, अन्यथा अगर ये तीसरे नंबर पे खिसक जाते, अगर 2000 वोट कमा जाते तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। इनका चाल चरित्र जनता ने दिखा दिया है। 2000 नहीं, दीजिए वोट चोरी करके 120 वोट अगर कम आ जाते तो तीसरे नंबर पर आ जाते। 120 अगर 120 वोट कम आ जाते शैलेंद्र तो जी आज तीसरे नंबर पर रहते, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जनता का विश्वास खो चुकी है। शैलेंद्र जी तीसरे नंबर से या तो आने ये से बच जीत रहे थे, गए, ये कह रहे थे बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। आप देखें ना, तीसरे नंबर पे आते आते बच गए। ये 120 वोटों का फासला रहा है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे जनता में। ठीक है पोद्दार साहब, ये सिर्फ एक हार जीत के आधार पर अंता को देखा जाए या फिर इसके कोई दूरगामी परिणाम राजस्थान की राजनीति पर आपको दिखाई देते हैं? देखिए हेमंत जी, जो भी राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, सरकारें काम करती हैं, उनका सही और गलत का मूल्यांकन का पैमाना क्या है? केवल उनके प्रवक्ताओं के द्वारा अगर हम ये मान लें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। उसका सही मायने में उसका जो मूल्यांकन होता है वो होने वाले चुनाव है, क्योंकि जनता की अदालत के अंदर जब आदमी जाता है तो जनता मेरे हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी करता है, क्योंकि एक वो गाना है ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आज इस अंता के चुनाव परिणाम को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बिहार में एक अभूतपूर्व जीत हुई है, कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर एक बदनुमा दाग के रूप में भी आप देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार के लिए मेरे हिसाब से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इनको ये चीज समझनी चाहिए कि केवल आप अपने मन और मस्तिष्क यानी कि अहम और वहम के अंदर अगर आप बैठे रहेंगे तो शायद हो सकता है आगे आपका राजस्थान के अंदर बाकी का आपका भविष्य भी ऐसा नजर आए। और अगर आप अभी से भी इस चीज को समझ जाए, क्योंकि अंता जो विधानसभा सीट है, पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है वसुंधरा राजे जी, उनका वहां पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहा है। और अंता सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी कई बार जीत चुकी है। 2013, 2008 भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 2023 भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में प्रभाव है। उसके बावजूद आपकी सरकार है, आपकी सरकार होने के बाद में पूरे के पूरे आपने इतना बड़ा लाव लश्कर आपने वहां पे एक उपचुनाव के अंदर आपने उतार दिया। और उसके बाद में भी अगर मान लीजिए प्रमोद जैन भाया उस सीट को निकालने, और ऐसा नहीं है चुनाव जीता है, मजबूती से चुनाव जीता है, क्योंकि 13-14 हजार वोटों की जीत एक विधानसभा उपचुनाव के अंदर बड़ी जीत मानी जाती है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान सरकार के लिए ये एक तरह की समझ लीजिए अंता सीट ने चेतावनी के रूप में, और इससे पहले
ऐसी ही एक दुर्घटना भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां पे सुरेंद्र पाल टीटी की जो गंगानगर के अंदर वो जो सीट थी वहां पे, जबकि उनको उनको तो पहले ये मंत्री भी बना चुके हैं, यानी कि जीतने विधायक बनने से पहले उनको मंत्री पद की शपथ दिलवा दी, जबकि राजस्थान के अंदर कोई विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है उसके बावजूद। और वो ही मंत्र कहीं ना कहीं, जिस तरीके से आपने पहले भी चर्चा करी थी कि मदन राठौड़ जी वहां अंता गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये आने वाले मंत्री भी हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल के विस्तार के अंदर। कहने का तात्पर्य ये है, निश्चित रूप से देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से एक पुनर्विचार करने का मेथड है। और प्रमोद जैन भाया ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर चुनाव जीतना मेरे हिसाब से एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के राजनीतिक कौशल का ही परिणाम इसको मैं लेकिन नरेश मीणा ने भी अच्छा चुनाव लड़ा सर। पोद्दार साहब, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं नहीं, निश्चित रूप से हेमंत जी, नरेश मीणा जी को तो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने की गारंटी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि नरेश मीणा जी के वोट काटने के बावजूद अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 13-14 हजार वोटों से सीट हार 15,000 से ज्यादा वोटों से सर, 15,000 वोटों से सीट हार जाती है, तो हेमंत जी ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अकेली दौड़ी फिर भी सेकंड आई। तो इससे ज्यादा तो और क्या कहा जा सकता है। तो आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे जी का दबदबा वाला इलाका है, वसुंधरा राजे जी का दबदबा काम नहीं आया, मुख्यमंत्री जी की मेहनत काम नहीं आई, संगठन पूरा लगा रहा, ऐसा क्या हो गया अंत में? बिल्कुल हेमंत जी, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पे हमको मंथन करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी ने कहा है कि जो भी हार के कारण हैं उसका चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा, क्या कारण रहे, संवाद जनता से कैसे पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया, जो काम होने थे अधूरे काम वो पूरे नहीं हो पाए, क्या कारण रहे, निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया 22-23 महीने में 8 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2 कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन आप देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो काम माननीय भजनलाल सरकार ने किए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था युवाओं से कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, हमने आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। 2 साल की सरकार हो गई है, हमने 93,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 1.5 लाख से अधिक भर्ती प्रक्रिया। ये चलेंद्र जी थोड़ा सा महिलाओं के लिए जो हमने वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया। जैमिनी साहब, कांग्रेस के खाते में 1 सीट की बढ़ोतरी के इतर क्या बदल जाएगा राजस्थान की राजनीति में? वो तो निश्चित रूप से तो बदला है, इसके अलावा क्या बदल गया अंता से? देखिए, अंता से काफी कुछ बदल गया। अंता से ये बदल गया कि जो राजमाता कहलाती थी हाड़ोती की, और जो राजा और महारानी की उपाधि थी, वो चुनाव नहीं जिता पाए। और कांग्रेस बीजेपी में प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार में जो अंतर कले रहा, वो एक मुख्य कारण रहा। डोटासरा जी भले ज्यादा जोश में बोल रहे होंगे 2028 में, वो उपचुनाव में 4 जगह अपनी जमानत जब्त करा चुकी है कांग्रेस। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में 4 जगह जमानत जब्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंता के चुनाव में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने मोरपाल का हाथ उठाया था, कमल नहीं दिखाया था, तो जनता ने हाथ पर वोट टिका दिया। ये इसका मतलब जो हाड़ोती में कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, उसका भी कहीं न कहीं मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि हीरालाल नागर और मदन दिलावर को नहीं बुलाना, और जोगाराम पटेल और ओटाराम देवासी और प्रेमचंद बैरवा जो खुद उपचुनाव हार गए, दूदू में पंचायत समिति उपचुनाव हार गए, उनके भरोसे वो एससी का वोट लेने चली थी बीजेपी, और मदन दिलावर घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं बुलाया। तो कहीं न कहीं जो धाकड़ वोट था इनसे खिसका, इनको उम्मीद नहीं थी बीजेपी को कि खिसक जाएगा, लेकिन खिसक गया। लास्ट में शिवराज चौहान से अपील कराई, लेकिन वो बहुत देर हो गई। तो कहीं न कहीं बीजेपी को पूरे सिस्टम को तो एक तो प्रत्याशी भी देरी से घोषित हुआ भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल प्रत्याशी देरी से घोषित हुआ। मैं थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई समझना चाह रहा था हमारे दर्शकों के लिहाज से कि जैमिनी साहब, एक तो आने वाले दिनों में देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, पुनर्गठन होना है, या यूं कहें दूसरा निकाय के पंचायतों के चुनाव है, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। इन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से
जो 2 साल का जश्न 15 दिसंबर को मनने वाला है, तो मैं कहूंगा कि 1 महीने पहले दो जोर का झटका धीरे से बीजेपी को लग गया। जो जश्न मनाते उस जश्न में विघ्न पड़ गया। कांग्रेस तो 243 से 4 पर खिसक गई बिहार में, जैसा उनको जोश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी के लिए आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया कि क्या बीजेपी में अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कई मंत्रियों की जो कह के आए हैं, चित्तौड़गढ़ में भी मदन राठौड़ जी कह के आए और वहां भी कह के आए अंता में भी अगर जीत जाएंगे तो मंत्री बनाएंगे। ये मंत्री शब्द मुझे लगता है बीजेपी के लिए अशुभ है, चाहे सुरेंद्र पाल टीटी के मामले में हो, चाहे मोहरपाल सुमन के मामले में हो, या लोकसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर दौसा सीट बीजेपी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, और ट्वीट पर लिखा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। तो कहीं न कहीं ये मंत्री का जो झांसा है वो बीजेपी के लिए उल्टा पासा है, ये समझना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जनता बहुत अवेयर है और प्रमोद जैन भाई ने बहुत साइलेंट वर्क किया, और प्रमोद जैन भाई की जीत में कहीं न कहीं अशोक गहलोत का बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। जो डबल अशोक है ना, अशोक चांदना और अशोक गहलोत, अशोक चांदना और अशोक गहलोत की जोड़ी। बीसीसी चीफ ने साफा पहना करके, माला पहना करके आभार भी जताया, स्वागत भी किया इस जीत के बाद। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये दोनों बब्बर शेरों ने कहीं न कहीं कांग्रेस को अंता में जिताया। अशोक चांदना ने बहुत ग्राउंड पे काम किया, अशोक गहलोत ने लास्ट में जाके जो कहते हैं माड़ियों के जॉन पॉल है, जो कहीं न कहीं बड़ा डेंट मारा, और उस डेंट मारने के चक्कर में बीजेपी चारों खाने चित हो गई। भजन लाल जी ने 2 बार रोड शो किए, और कहीं न कहीं अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नरेश मीणा ने 3 उपचुनाव लड़े और लगभग 1.5 लाख वोट ले लिया अकेले ने। छबड़ा में 40,000, 60,000 यहाँ 53,000 वोट, केवल 120 वोट बीजेपी से पीछे रहना, ये बहुत बड़ी बात है कि निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कहा था गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ में निर्दलीय चुनाव लड़े तो 3,000 वोट नहीं आए। तो निर्दलीय जो आदमी लड़ता उसका एक अलग क्रेज होता है, पार्टी के पास अपना जनाधार होता है, नेता होते हैं, ग्राउंड पे काम करने के लिए कार्यकर्ता होते हैं। जो निर्दलीय लोग अगर इतना वोट लाते हैं वो निश्चित रूप से बहुत ताकत रखते हैं। लेकिन अब नरेश मीणा के लिए भी संयम और सादगी के साथ, जो बार बार वो कांग्रेस की तारीफ करते हैं कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, जो राजीव गांधी की देन है, तो मैं कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखता हूँ। अगर उनको कांग्रेस में आना है तो मुझे तो नहीं लगता कि गोविंद सिंह डोटासरा के रहते आएंगे, लेकिन जिस तरीके से मेवाराम जैन की वापस एंट्री होगी वैसे क्या एंट्री होगी, कुछ भी हो सकता है जयबिनी साहब, वो तो भविष्य बिल्कुल संभावना है, असीम संभावना है। क्या पता वो बीजेपी के साथ चले जाएं, लेकिन ये तय हो चुका कि वसुंधरा राजे जी का कद घट गया। इस परिणाम के बाद वसुंधरा राजे जी की बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई और माँ बेटों के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और पार्टी में कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें हार जीत होती है, उसकी बाद में उसकी समीक्षा भी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कद घट गया है, कद बढ़ गया, ये कई बार हो जाता है। परिस्थितियां, स्थानीय परिस्थितियां अलग हो क्या रही, किस तरह के वहां जनता से संवाद कायम कैसे नहीं होगा। शैलेंद्र जी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 163 सीट दिलाने वाली है, वसुंधरा राजे 125-20 सीटें प्लस लाने वाली है, भैरव सिंह जी ने लाए, और वो 5 दिन रह के एक उपचुनाव नहीं जिता पाई। काम तो जनता तो सोचेगी ना। ये नहीं, अब जयमिनी जी देखिए, जनता का मैंडेट है, उसको स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन आप शैलेंद्र जी जादूगर की राहों पर चल रहे थे, ना राजनीतिक नियुक्तियां की, ना ही पूरी अशोक गहलोत की फोटोकॉपी की इन्होंने। हाँ, कार्यकर्ताओं को ने राजनीतिक नियुक्तियां दी कि आप जादूगर ने जो रास्ता बनाया उस पर चल गए और ट्रैप हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, समय समय पे जैसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, वो समय आएगा तो उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी निश्चित तौर पर। आगे आने वाले समय में आधे कार्यकर्ताओं को 3 साल दे देते, आधे को 2 साल दे देते। 2 साल तो हो गए शैलेंद्र जी। 15,000 राजनीतिक पद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता केवल दरी बिछाते रहेंगे क्या? 15,000 राजनीतिक पद हैं, अगर 3 साल पहले दिन दे देते तो 3 साल पूरे हो जाते, 2 साल बाद और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को देते तो बीजेपी 2028 में रिपीट हो जाती। आप तो अशोक गहलोत मॉडल लागू कर रहे हो, तो वही रहेगा राजस्थान में, 25 साल का रिवाज है वही, इसीलिए कांग्रेस में जोश आ रहा है। ऐसा नहीं है हेमंत जी,
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता सेवा के तौर पर राजनीति में आते हैं। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है। जो दायित्व दिया जाता है जिस कार्यकर्ता को, वो उसके दायित्व को निभाता है। और निश्चित तौर पर आप देखिए, यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता बड़े पदों पर पहुंचता है, विधायक बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और साधारण कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता सेवा के भाव से आता है। हमारा कार्यकर्ता निष्ठावान है। कैडर बेस्ड है। हमारी विचारधारा जो है वो सुदृढ़ है और जो विचार के साथ जुड़े हुए, विचार परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित तौर पर साहब इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? राजनीति में सेवा के तौर पर आते हैं। साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। देखिए, मुझे निश्चित रूप से आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी राजस्थान में वर्क कर रही है, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि ये 2023 के विधानसभा चुनावों के अंदर एक अभूतपूर्व जीत करने के बाद में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब नई भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजस्थान में काम चलेगा। और जिस तरीके से इन्होंने पुराना नेतृत्व परिवर्तन किया, वसुंधरा राजे जी को परिवर्तित करके और नया नेतृत्व उत्पन्न करने की कोशिश करी, लेकिन ढर्रा आज भी वहीं का वहीं है। आज केवल इसको यूं कह सकते हैं, मैं तो बल्कि एक बात कहता हूं कि ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान की सरकार तो ठेके पे चल रही है कि वो सारे के सारे निर्णय तो दिल्ली से हो रहे हैं। सारे के सारे निर्णय, चाहे वो संगठन के हो, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियों के हो, चाहे वो सरकारी नियुक्तियों कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री के तो उनके विशेष बार बार इस तरह की बातें, शैलेंद्र जी, सीएम के अपने पावर होते हैं, अपने अधिकार होते हैं। आपने देखा होगा, देखिए हेमंत जी, जो माननीय भजनलाल सरकार कार्य कर रही है, दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में भी बताया गया 67% लोग, चाहे आप युवाओं की बात कर लें, चाहे किसानों की बात कर लें, चाहे आप महिलाओं की बात कर लें, चाहे शिक्षा की बात कर लें, 1.5 लाख भर्तियों में अभी शिक्षकों की पद रिक्त है। जल उपलब्धता के क्षेत्र में जनता ने कहा है कि 52% से लेकर 67% सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं जी, ऐसे के ऐसे सर्वे अशोक गहलोत जी करवाते थे। स्थानीय चुनाव होता है तो ये काम क्यों नहीं आया कुछ भी? आप ये नैरेटिव नहीं कर सकते, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं 2028 में पलट देंगे, ये नहीं पलटा जाएगा। डोटासरा जी वही थे जब उपचुनाव हुए 1 साल पहले, तब क्या डोटासरा जी अध्यक्ष नहीं थे क्या कांग्रेस पार्टी के? जब एक ही सीट आई थी कांग्रेस की, 3 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी, तो ये ना बताएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जनता है, उन्होंने क्या कहा है उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। तो ये राजनीतिक विश्लेषक ही तो कह रहे हैं। पहले ये कहते थे पोद्दार जी पर, आप ही गुस्सा कर लेते थे कि पोद्दार जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे याद है डिबेट में कहा था, सही बात होगी तो उसको हम स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो रही है कहीं ना कहीं, कमियों को स्वीकार करती है। आगे सुधार करना है, इसके लिए भी हमने शुरू कर दिया। अगर कैसे आगे सुधार करना है, कैसे उन कमियों को दूर करना है, कैसे 12 जिले का विकास करना है, ठीक है, कैसे लेकिन कमी तो रही है। तो मान के चले कलवानिया जी, कलवानिया जी किस तरह से सुनिश्चितता हो, ठीक है, सारा काम करेंगी माननीय भजनलाल। कलवानिया जी, अशोक गहलोत का जादू चला या भाया का अपना जादू था जो चला है, या फिर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सबकी मेहनत जो है वो रंग लाई है? देखिए, अंता की जनता का जादू चला है और पूरे संगठन का, पूरे कांग्रेस का जादू चला है। उसमें पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारा, चाहे केंद्रीय स्तर का हो चाहे राज्य स्तर का हो, पूरा आप देखें। हमारी जब उपचुनाव की घोषणा हुई, तभी से वहां के वहां पर चुनाव में जुट गए थे। और अभी मैं प्रमोद पोद्दार साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अशोक गहलोत जी का जादू बिहार में क्यों नहीं चल पाया, ये तो पूछ लीजिए। जनता और सरकार का निर्णय नहीं कर सकते। असली लोकतंत्र में जो निर्णय होता है वो जनता करती है। आज जनता हमारे साथ है और इनको मुंह की खानी पड़ी है। और आने वाले दिनों में चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे शहरी निकाय के चुनाव हो, उनमें इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, इनको 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। और ये चुनाव में हार की वजह से ये चुनाव नहीं करा पा रहे थे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जितने भी चुनाव आएंगे उसमें कांग्रेस और भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। नहीं तो क्या इसका असर पड़ेगा, इस जीत का असर पड़ेगा? व्यवहारिक नीति लाए, पुनर्गठन की सीमांकन पुनर्गठन होना है, रूप से जिले बना दिए, वार्डों की संख्या ज्यादा कर दी, किस तरह से समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया दिखाया है जनता ने। की आवश्यकता आने वाले दिनों में
और भी मजबूती के साथ आप देखें, हम जब 2028 में चुनाव होंगे तो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, जो कमियां जो पिछले चुनाव में रही उनको दूर करेंगे। एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी बार बार करती रही कलवानिया जी कि आग्यो आग्यो भाइयों भाइयों आग्यो भाटा खाग्यो, उस नैरेटिव को क्या जनता ने इसके साथ तोड़ा है? देखिए, पूरी तरह से नकार दिया है। जो इनके आरोप थे पूरी तरह से नकार दिए। 2 साल में इनकी सरकार है, एक भी इन्होंने कोई जांच करवाई तो आप बता दें, कोई एक भी आरोप पत्र बता दे भाई ये हमने 2 साल में ये जांच करवाई प्रमोद भाई जैन के खिलाफ और इसमें ये आरोप सिद्ध हुए और ये हमने कार्रवाई की। ये इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये आरोप लगाने में माहिर है, मगर मैं लगातार कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय होता है वो जनता का होता है। इनके चुनाव में मात्र तीसरे नंबर पे आते आते 120 वोटों से बच गए, तो इनका तो आईना दिखा दिया है जनता ने और ये पूरी तरह से विफल है सरकार। और मुख्यमंत्री जी इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे सबसे ज्यादा बार दिल्ली जाने के लिए। आप देखें, मुख्यमंत्री जी को दिल्ली से पर्ची ले आते हैं किसी भी चीज की और वो यहाँ लागू कर देते हैं और उड़न खटोला लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ राजस्थान के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जनता ने चुनाव गहलोत साहब भी तो दिल्ली जाते थे के साथ, नई आशा के साथ, नई गहलोत साहब भी तो जाते थे आप अपने समय का कार्यकाल भूल जाते हैं कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी पर्ची से भारत के प्रधानमंत्री बने थे, भूल जाते हैं। ये घबरा चुके हैं, पर्ची से घबराते हैं ये, क्योंकि राजस्थान में शैलेंद्र जी उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, अफसरशाही प्रभावी है। उस टाइम इतने संचार के साधन नहीं थे। आज छोटी सी बात होती है सब जगह फैल जाती है, समझिए बात को। और आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है प्रयोग? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे राजस्थान की जनता से, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाए, अपराध हो रहे हैं। देखिए अपराधों में कमी आई, अपराधों पर अंकुश लगाया, 19.4% अपराध कम हुए, महिला अपराधों में कमी आई, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए, रोजगार देने का काम किया, किसान भाइयों को सशक्त करने का काम किया, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया, गरीब वंचित की योजनाएं चलाई, पेट्रोल डीजल 2% वैट कम किया। आपने देखा कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे, 1,83,000 कृषि कनेक्शन दिए, 4.5 लाख से घरेलू कनेक्शन दिए, बिजली की कैसे आत्मनिर्भरता है राजस्थान में, उस पर काम किया जा रहा है। दिन में बिजली दी जा रही है, बिजली की कटौती नहीं हो रही। ये विकास के कार्य जो राजस्थान की जनता से वादे किए थे, पेपर लीक नहीं होने देंगे, पेपर माफिया को खत्म करने का काम किया। अरे आप बताइए ना, अरे भ्रष्टाचारी सरकार, अरे आपने तुष्टीकरण करने वाली सरकार, आपने पेपर माफिया को बनवाया, युवाओं के भविष्य से बार-बार इस बात का जिक्र करते हैं कि पेपर लीक माफिया को खत्म कर दिया, लेकिन फैसलों में जो देरी है, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा को ले लीजिए या फिर लाइब्रेरियन वाले पद बढ़ाने की मांग करते रहे, 4th ग्रेड वाले पद बढ़ाने की मांग करते रहे, एक उत्तर जो सेटिस्फाइड करने वाला होता है ना कि चर्चा करके एक युवाओं को उत्तर देना या युवाओं को भरोसे में लेना, क्या वो भी एक कमी रही है कहीं ना कहीं? देखिए, बिल्कुल यूथ की आवाज सुनने वाला कोई ऐसा कंधा नहीं जिस पर यूथ जाके रो सके, अपने आंसू कह सके। ये सबसे बड़ी कमी है। आपने देखा था भजनलाल जी जन सुनवाई करते हैं, प्रदेशाध्यक्ष जी ने बयान दिया था और उसके बाद क्या हुआ? देखिए, आरएस के एग्जाम चेंज नहीं हुए। इसी तमाम घटनाएं, यूथ बहुत इंटेलेक्चुअल है और यूथ का जो डिसीजन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है। इस बात को समझना पड़ेगा और भजनलाल जी को चाहिए कि समय रहते यूथ की सुनवाई के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठाएं जो जनता की प्रॉब्लम को समझे। केवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो यूथ है वो कई जगह परेशान, यूनिवर्सिटियों में हालत खराब है, तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा दी लेकिन वहां एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो रही, तो कई प्रॉब्लम है। आप केवल जब तक यूथ की बात नहीं मानी जाएगी, यूथ बहुत देखा हमने, नरेश मीणा के साथ इतने वोट आए, जिसके पास 50,000 से ज्यादा वोट, 53,000 वोट ले गए, कम मजाक नहीं है। सही बात। ये बताता है कि आपको कहीं न कहीं अभी और काम करने की दरकार है। भजनलाल जी का भरोसा तभी बढ़ेगा, जो उन्होंने पेपर लीक कर दिया, रोक दिया, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जो भी यूथ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, उस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, कुछ ऐसा। देखिए, सीएचए वालों को कहा था कि भाई हम सरकार में आए तो सीएचए को नौकरी देंगे, उनसे वापस करेंगे, बात ही कहा नहीं था की। इन्होंने। है ना? देखिए, राजेंद्र राठौड़ को सारी कल्पनाएं राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया ने इन्होंने की थी जी। तो अगर किसी को नहीं दे सकते थे उनको भरोसा, अब दोबारा सत्ता में आने के बाद कम से कम उनको भरोसे में लेकर के बताते, समझाते कि भाई ऐसे नहीं दे सकते। वादा करके आए थे, क्योंकि भजनलाल जी तो सरकार लाने में थे नहीं। सरकार लाने में तीनों थे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, किरोड़ीलाल मीणा, सीपी जोशी, इन चारों को बुलाए, भैया तुमने क्या क्या वादे किए हमको बताओ, हम पूरा करते हैं।
तब तो राजस्थान के यूथ का वापस बिलीव होगा। और ये जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का मिथक तोड़ने के लिए भजन लाल जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 15 दिसंबर को 2 साल का जश्न मनाने के बाद कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए। अशोक गहलोत मॉडल लपटाने से कोई फायदा नहीं। अशोक गहलोत जी तो लास्ट दिन तक अपॉइंटमेंट करते रहे जी। उन्होंने रिचपाल मिर्धा की लास्ट में किसान बोर्ड का बनाया अध्यक्ष और बाद में वो छोड़ के चले गए बीजेपी में। तो ऐसा काम मत करिए। अशोक गहलोत जी की कॉपी करने से फायदा नहीं। अशोक गहलोत जी को तो अपना राज जो चलाना जमीन था, साहब कैसे कह थे रहे हैं हिंदुस्तान उसमें आप थोड़ा सा जोड़ते हुए कि क्या सरकार को भी एक्शन में बदलाव करने की जरूरत है, ये दिखाने की जरूरत है। जो परसेप्शन बनाया गया कि भाई यहाँ तो फैसले ही नहीं हो पा रहे हैं, फैसले तो दिल्ली से बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, इसको टॉप गियर में सरकार काम करके तोड़े और जल्दी तोड़े। साहब ये नैरेटिव अगर गांव-गांव तक पहुंच गया तो पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव में नुकसान होगा। भजन जी पोद्दार साहब। हाँ, देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं, आज अगर आप आम जनता में जाकर अगर सेंटिमेंट्स लेंगे जनता का, तो आपको ऐसा लगेगा कि 2023 से पहले की सरकार और आज की सरकार में आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। हाँ, एक जगह जरूर आपको अंतर नजर आएगा, और वो अंतर ये नजर आएगा कि जिस तरीके से आज स्थानीय स्तर के ऊपर, मैं पहले भी बार बार ये बात कहता रहा हूं, लेकिन ना कोई सुनने वाला है, जिसको कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। ये आज स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से नगद नारायण का काम चल रहा है, यानी कि आप एक जिसको कहते हैं थाने से लेकर के पटवार भवन से लेकर के तहसील दफ्तर से लेकर के आप कहीं पे भी सरकारी महकमे में जाइए, छोटी सी छोटी जगह 10 रुपए से लेकर के और 10,000 और 1 लाख रुपए तक की घूस पत्री चल रही है, लेकिन कहीं कोई सरकार, कोई सुनने वाला नहीं है। रोज पकड़े जाते हैं और तीसरे महीने फिर बहाल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि जो आदमी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए वो पकड़ा गया, तीसरे महीने वो उसी पोस्ट पे कैसे बहाल हो गया। तो जिस तरीके से आज इन लोगों से जब बात होती है, सरकारी मशीनरी से बात होती है, वो कहते हैं भैया हम भी आगे से कुछ ना कुछ चढ़ा करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है हेमंत जी, आम जनता का जो वास्ता पड़ता है ना, वो जो स्टेट सेक्रेटरी से नहीं पड़ता उनका वास्ता, वो उनका सीएमआर से वास्ता नहीं पड़ता, उनका आम जनता का वास्ता पड़ता है। पुलिस से, चौकी से, थाने से, यातायात दफ्तर से, पटवार भवन से, उसका वास्ता पड़ता है। और आज स्थिति ये हो रही है कि अगर आप अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाने जाए तो बिना इतना भ्रष्टाचार है शैलेंद्र जी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी पोद्दार जी की बात से। आप देखिए, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी में चरम पर था, आखंड डूबा हुआ था गहलोत सरकार में, जिसको अंकुश लगाने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आप देखिए, लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमने अंकुश लगाने का काम किया है। जहां ज्यादा कंप्लेंट्स आती थी कांग्रेस पार्टी की सरकार में, वो कंप्लेंट्स कम हुई है। निश्चित तौर पर ऐसा हेमंत जी, हमारे यहाँ एक कहावत है, नजर में होंगी, हेमंत जी हमारे यहाँ कहावत लगाने का काम करेंगे। लेकिन आप देखिए, भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आम जनता देखिए, सावन का आंदोलन 2024-2025 में वो कंप्लेंट हमने जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे और तीसरे महीने, चौथे महीने फिर बहाल हो गए, बिना किसी कोर्ट के निर्णय के फिर बहाल हो गए। आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके भेजूं क्या? कार्रवाई होएगी क्या उनके ऊपर? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई आपके संज्ञान में अब शैलेंद्र जी क्या बोलेंगे? शैलेंद्र जी तो निश्चित तौर पर कह देंगे ठीक है, लेकिन वाकई इसमें परिवर्तन की जरूरत है शैलेंद्र जी। करप्शन का इशू बनाया वहां भी है जयमनी साहब, अंता में नरेश मीणा ने करप्शन का इशू बनाया, इसीलिए मैंने पूछा करप्शन जी 50,000 से ज्यादा वोट ले गया। लेकिन पोद्दार साहब, ये तो सरकार की बात हुई। थोड़ा सा मैं चाहता हूं विपक्ष पर भी टिप्पणी हो, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के कई चीजें कही जा रही थी कि भाई वो हार गए तो प्रदेशाध्यक्ष बदला जाएगा। अब उनकी परफॉर्मेंस में एक सितारा तो जुड़ेगा कि उनके प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए उपचुनाव में सरकार के खिलाफ जाकर के एक जीत हासिल की और इतनी बड़ी जीत हासिल की। देखिए अमन जी, अगर हम विपक्ष की बात करें तो वास्तविकता ये है कि आज जो राजनीतिक जमात से लोगों का जो अरुचि हो रही है, वो या यूं कहें कि ये अरुचि कहीं घृणा में ना बदल जाए, इसका मुख्य कारण आज की जो राजनीतिक जो पैंतरेबाजी है उसको आप समझ के चलिए। वही विपक्ष
जब बिहार में चुनाव हारता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है वोट चोरी हो गया, हरियाणा में वोट चोरी हो गया, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया। अरे भाई, और दूसरी तरफ अंता में चुनाव जीतता है, कहता है जी जनता जो है उसका निर्णय जो है सर्वमान्य पे, और जनता जो है वो नहीं, ये भी कहा प्रमोदजन भाया ने कहा पोद्दार साहब कि ये निष्पक्षता से चुनाव करवाए चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। तो यहाँ पे अंतरात्मा जाग गई भारतीय जनता पार्टी की, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी निर्मम हो गई। इसका मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात क्या है हेमंत जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अभी भी मैं दूसरे टीवी चैनल के ऊपर बैठ करके चर्चाएं चल रही थी सुबह से। आपको पता हरियाणा में वोट चोरी हो गई, आपको पता महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गई, फिर आपने, जब मुझे ये पता है मेरी गोडाउन में से माल चोरी हो रहा है, तो मैं वहां पे अपने चौकीदार क्यों नहीं बिठा रहा? मैं खाली हल्ला क्यों मचा रहा हूं? मेरा माल चोरी हो वो जवाब दे रहे हैं कलवानिया जी। मैं खाली हल्ला मचा रहा हूँ, मैं चौकीदार नहीं बिठा रहा, ना चोरी रोकने का कोई उपाय कर रहा। अरे भाई, आपके जिले की टीम कहाँ है? आपके तहसील की टीम कहाँ है? ठीक है कलवानिया जी, एक लाइन का संक्षिप्त में जवाब जी। ठीक है सर, ठीक है सर जी। देखिए, जब से आज 5 साल पूरे हो गए हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी को, इस साल आप देखेंगे सबसे ज्यादा बीएलए पूरे विधानसभा क्षेत्र में बीएलए 52,000 से ज्यादा हमने नियुक्त किए। जब भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है वो तो अभी 40,000 के आसपास का ये आंकड़ा पूरा कर पाई है। तो निश्चित रूप से जहां संगठन की बात है, बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, और आने वाले दिनों में और भी बूथ लेवल तक इस चलिए इस जीत से दोनों को ही सीख मिली है, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आगे इससे क्या पक्ष सीखता है, सत्ता पक्ष क्या इससे सीख करके बदलाव की तरफ शुरुआत करता है, या विपक्ष कांग्रेस से जीत से कुछ और सीख करके आगे बढ़ती है, ये दोनों तरफ ही देखने वाली बात होगी। और